हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी वन शॉट रहेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मतलब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्लास 12 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले एक हो जाए थोड़ी मोटिवेशनल से, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, हाँ तो सुनिएगा। हर बुरे वक्त हर हालात में संभल जाऊंगा, हर बुरे वक्त हर हालात में संभल जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम नहीं जो बदल जाऊंगा। ठीक है, तो अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है हमारी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फिलांस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फिलांस, ठीक, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली, या फिर बोले तो नॉर्मली वही होता है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मार्कर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है हमारी एक सरफेस है। ठीक, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, या फिर बोले तो परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली हमारे इस सरफेस के थ्रू पास कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसको क्रॉस करते हुए चल जाएंगे। ठीक, इस सरफेस को, ये हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मार्कर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है, हमारी सरफेस है। ठीक है, तो ये हमारी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है परपेंडिकुलरली यूं, ठीक, इस सरफेस के थ्रू पास कर जाएंगे, वही होता है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, या फिर बोले तो क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली टू इट, परपेंडिकुलर है। ठीक है, टू इट, वही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, अगर डॉट प्रोडक्ट अब हटाओगे तो क्या मिलेगी, कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला होता है फ्लक्स की, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जैसे ये हमारी सरफेस, तो इस सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर क्या है, नॉर्मली। एरिया वेक्टर भी हम देखेंगे क्या होती है, वो हर सरफेस के थ्रू नॉर्मली होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि हमारी इस सरफेस के थ्रू देखिए यूं पास कर रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं पास करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं पास करिए, यानी इस सरफेस के थ्रू क्या मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, वही होती है बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, थीटा क्या होती है, थीटा एंगल बिटवीन होती है किसके बीच की, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, दोनों के वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की एंगल होती है हमारी थीटा। ठीक है, वर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड एज द एरिया वेक्टर होती है। होप सो ये तो समझ में आती है। ठीक, एरिया वेक्टर क्या होती है हमारी, एरिया वेक्टर अब देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, या फिर बोले तो नॉर्मली किसी सरफेस से। ठीक है, परपेंडिकुलरली कितने नंबर, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली, या फिर बोले तो नॉर्मली थ्रू द सरफेस। ठीक है, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, एरिया वेक्टर क्या होती है, तो एरिया वेक्टर ना आपकी किसी भी सरफेस के थ्रू नॉर्मली होती है। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज अलोंग नॉर्मल टू द एरिया। जैसे कि ये है आपका, ठीक है, तो आपको इसके क्या है, 6 फेस हैं, तो इस 6 फेस के थ्रू हमारी एरिया वेक्टर क्या मिलेगी, नॉर्मली ये देखिए यूं मिलेगी एरिया वेक्टर, यूं 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 और यूं, यानी इसके 6 फेस हैं, तो क्या है हमें 6 एरिया वेक्टर देखने को मिलेगी, जो कि क्या होगी, नॉर्मली होगी 6 सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो देखिए क्या नोट पॉइंट में लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज अलोंग नॉर्मल टू द एरिया। ये क्या होती है, नॉर्मली होती है। ठीक है, यानी बोले तो परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि ये हमें क्यूब दिया हुआ है, ठीक, तो क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो हमें क्या एरिया वेक्टर क्या देखने को मिलेगा, 6 फेस के थ्रू परपेंडिकुलरली, या फिर बोले तो नॉर्मली 6 फेस के थ्रू हमें एरिया वेक्टर क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मली, वही होती है हमारी एरिया वेक्टर। यानी किसी भी सरफेस के थ्रू आपके एरिया वेक्टर क्या होते हैं, नॉर्मली होते हैं, या फिर बोले तो परपेंडिकुलरली होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली, या फिर बोले तो नॉर्मली नॉर्मल टू इट, वही होते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास करें सरफेस के थ्रू, वही होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, एरिया वेक्टर क्या होती है, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के थ्रू नॉर्मली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्यूब के 6 फेस है, तो हमें एरिया वेक्टर क्या देखने को मिलेगी, 6 फेस के थ्रू एरिया वेक्टर हमारी नॉर्मली होती है। ठीक, यही थी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद हम देखेंगे, तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें किसी सरफेस के थ्रू आउट परपेंडिकुलरली, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं गॉस लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 एज वेल एज सीयूईटी ऑल्सो। ठीक, तो देखिए गॉस लॉ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके मतलब रिगार्डिंग जो डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी क्या है कि एग्जाम में मतलब 100% पूछते हैं, और प्रीवियस ईयर भी आप उठाकर देखोगे तो गॉस लॉ हर साल ही पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं गॉस लॉ हमारी क्या होती है। ठीक, तो देखिए गॉस लॉ ना मतलब बहुत पावरफुल लॉ होता है। गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए वो सरफेस, और सिमेट्रिसिटी को फॉलो करनी चाहिए। यही होती है गॉस लॉ की कंडीशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ठीक है,
जो हमारी गॉसियन सरफेस मिलेगी वो क्लोज्ड होनी चाहिए, और क्या है कि आपका सिमेट्रिसिटी को फॉलो करनी चाहिए। ठीक, तो समझते हैं कि हमारी गॉस लॉ क्या होती है। ठीक, तो देखिए गॉस लॉ क्या होती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलता है वो क्या होता है क्लोज सरफेस के, ठीक है, क्योंकि हमारे क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है गॉस लॉ। ठीक, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। जितना आपका नेट चार्ज इंक्लोज है, ठीक, उसके क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है। ठीक, तो देखिए समझते हैं हमारी गॉस लॉ क्या है। जैसे ये हमारी रैंडम कोई से भी शेप ले लिया, कोई सा भी सरफेस ले लिया, ठीक, हमारी रैंडम कोई से भी शेप हो सकती है, क्यूब, क्यूबाइड, कुछ भी ले लो आप। ठीक, लेकिन वो क्या होनी चाहिए क्लोज्ड होनी चाहिए, जो चार्ज है ना उसके अंदर इंक्लोज्ड होनी चाहिए, उसके लिए हमारी गॉस लॉ वैलिड होती है। ठीक, तो हमसे गॉस लॉ क्या कहती है, गॉस लॉ हमसे ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं गॉस लॉ का, वो क्या कहती है क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक, क्योंकि हमारे चार्ज इंक्लोज्ड ही लेते हैं हम। वो क्या होती है E.dA इक्वल टू क्या होती है क्यू, कितना आपका इनसाइड है या फिर इंक्लोज भी लिख सकते हो आप, ε0 टाइम्स। ठीक, यही होती है हमारी बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन गॉस लॉ। ठीक, गॉस लॉ हमसे कहती है कि जो आपका नेट चार्ज ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज आपके इंक्लोज है या फिर इनसाइड है, वो क्या होते हैं 1/ε0 टाइम्स होते हैं। ठीक, समझ में आती है, यानी कि कितना नेट चार्ज आपके इंक्लोज्ड इनसाइड है इस गॉसियन, ये आपकी गॉसियन सरफेस है या फिर बोले तो क्लोज सरफेस है, तो ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स। ये क्या है 1/ε0 टाइम्स है किसके, क्यू इनसाइड या फिर चार्ज इंक्लोज्ड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस या फिर क्लोज सरफेस, वही क्या होती है हमारी गॉस लॉ। ठीक, यानी कि हमें ये समझ में आती है कि गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होती है क्लोज सरफेस के लिए, और क्या है कि सिमेट्रिसिटी को फॉलो करनी चाहिए। ठीक, यानी कि हमारा क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक, और गॉस लॉ हमसे कहती है कि कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है इनसाइड, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स, यही होती है हमारी गॉस लॉ। ठीक, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा कोई सा भी शेप है। ठीक, जैसे इसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है 5 कूलम, 10 कूलम, माइनस का 10 कूलम। अगर मैं पूछूं कि इस सरफेस के थ्रू आप फ्लक्स फाइंड आउट करो तो गॉस लॉ आप लगा दोगे, क्यों लगाओगे, क्योंकि ये हमारी क्लोज सरफेस है। देखिए क्लोज सरफेस है ना, चारों तरफ से क्या है चार्ज इंक्लोज्ड में है या फिर बोले तो इनसाइड है। ठीक, तो आपको गॉस लॉ क्या कहती है कि आपका कितना नेट चार्ज इनसाइड में है या फिर इंक्लोज भी लिख सकते हो आप। ठीक, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है, यही होती है गॉस लॉ हमारी, चार्ज इंक्लोज्ड या फिर बोले तो इनसाइड वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स। ठीक, तो आपका चार्ज कितना इंक्लोज है, तो आप इस नेट चार्ज कैसे पता चलेगा, मैं नेट चार्ज कैसे फाइंड आउट करूंगा इस गॉसियन सरफेस, तो मैं इसका अलजेब्रिक सम कर दूंगा, तो अलजेब्रिक सम करोगे तो आपको क्या मिलेगी 10 कूलम माइनस का 10 कूलम 5 कूलम मिलेगी नेट चार्ज इनसाइड में इस गॉसियन सरफेस के। तो 5 कूलम का नेट चार्ज आपका इंक्लोज है या फिर बोले तो इनसाइड, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स, तो ये आपको मिलेगा फ्लक्स। ठीक, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू आपको क्या फ्लक्स देखने को मिली 5 कूलम बाय ε0, कितना चार्ज आपका इंक्लोज था वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है, ये होती है हमारी गॉस लॉ, और ये वैलिड होती है क्लोज सरफेस के लिए। इसके इस गॉस लॉ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आगे देखेंगे। ठीक है, होप सो इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो हमारी फ्लक्स मैं फाइंड आउट करता हूँ किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू वो क्या होती है हमारी 1/ε0 टाइम्स होती है, कितना हमारा नेट चार्ज इंक्लोज है। ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा है ना गॉस लॉ का, ये जो पूरे लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई वही रिप्रेजेंट कर रही है हमारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉस लॉ में यही देखने हैं हमें किसी सरफेस के थ्रू आउट कितना चार्ज हमारा इंक्लोज्ड है या फिर इनसाइड में है, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है, वही बेसिकली हमें फ्लक्स बता रही होती है थ्रू गॉस लॉ। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, तो चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ भी मैंने देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, वही क्या होती है हमारी गॉस लॉ। गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होती है क्लोज सरफेस के लिए होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के रिगार्डिंग हमारी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमसे कहती है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। जो हम फ्लक्स किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं वो क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है ऑफ साइज ऑफ सरफेस, यानी वो साइज ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करती कि हमारी साइज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना नेट चार्ज आपका इनसाइड है या फिर इंक्लोज्ड है किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमसे कहती है
फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। जैसे ये हम एग्जांपल समझते हैं, ये हमें दो गॉसियन सरफेस दिए हुए हैं, यहाँ ये क्या है आपकी स्फेरिकल सेल, एक छोटी है फर्स्ट वाली, और ये सेकंड आउटसाइड क्या है आपकी, एक भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अरे सॉरी स्फेरिकल सेल है, ठीक है। दो गॉसियन सरफेस देखने को मिलेंगे, एक तो ये फर्स्ट वाली स्फेरिकल सेल और ये क्या है सेकंड वाली स्फेरिकल सेल, ये भी तो क्या है हमारी गॉसियन सरफेस है। हम फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फाइंड आउट करते हैं तो हमें गॉस लॉ क्या कहती है। अब हम फर्स्ट वाले स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, ये फर्स्ट वाली हमारी क्या है, ये उसकी गॉसियन सरफेस है, ठीक। तो इस फर्स्ट वाले स्फेरिकल सेल के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स, ठीक। तो आप φ1 निकालो, ठीक। φ1 निकालोगे तो आपको गॉस लॉ क्या कहती है, कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है या फिर इनसाइड है, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है। यानी फर्स्ट वाले स्फेरिकल सेल के थ्रू कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है या फिर इनसाइड है, तो क्यू चार्ज है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है। ये हमारी फर्स्ट वाली स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस आर है और चार्ज कितना इनसाइड है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू या फिर बोले तो स्फेरिकल सेल के थ्रू क्यू, ठीक। तो नेट चार्ज हमारा इंक्लोज्ड कितना है क्यू, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है। ये आपकी रही फर्स्ट वाली स्फेरिकल सेल या फिर बोलो तो गॉसियन सरफेस के थ्रू हमारी फ्लक्स, ठीक। अब हम सेकेंड वाले स्फेरिकल सेल के थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, गॉस लॉ की हेल्प से, ठीक। तो φ2 निकालोगे आप। तो देखिए ये सेकेंड वाली स्फेरिकल सेल की हमारी साइज क्या है, बड़ी है ना फर्स्ट वाली स्फेरिकल सेल की एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली गॉसियन सरफेस के थ्रू। हमारे जो सेकेंड वाली स्फेरिकल सेल है या फिर बोले तो गॉसियन सरफेस है, ये क्या है फर्स्ट वाली स्फेरिकल सेल, मतलब इसकी साइज बड़ी है क्योंकि रेडियस बड़ी है, ठीक, इसकी साइज बड़ी है। तो अब इसके थ्रू हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो कितना नेट चार्ज आपकी ये सेकेंड वाली स्फेरिकल सेल के थ्रू है, क्यू चार्ज ही है, सेम ही है ना। फर्स्ट वाले स्फेरिकल सेल के भी थ्रू नेट चार्ज हमारा क्यू इंक्लोज था, इनसाइड था। सेकेंड वाली स्फेरिकल सेल के भी थ्रू हमारी नेट चार्ज कितने इनसाइड में है, तो क्यू है, ठीक। यानी हमें फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, सेम मिलेगा, Q/ε0 1/ε0 करोगे आप, यानी यानी हमें इस मतलब इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आती है, हमें ये समझ में आती है कि कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज है किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। उस पर हमारी गॉस लॉ डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी साइज गॉसियन सरफेस की साइज छोटी है या फिर बड़ी है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती। आप एक और गॉसियन सरफेस बना लो, थर्ड स्फेरिकल सेल, फोर्थ स्फेरिकल सेल, कितना बड़ा बात है, आप साइज कर दो, लेकिन हमारी गॉस लॉ इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना नेट चार्ज हमारा इंक्लोज्ड है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, कितना नेट चार्ज हमारे इनसाइड में या फिर बोले तो इंक्लोज्ड है, उस बात पे हमारी डिपेंड करती है, ठीक। यानी हम फ्लक्स जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हम ये देखेंगे गॉस लॉ की हेल्प से कि हमारा नेट चार्ज कितना इंक्लोज्ड है। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस। वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी साइज ऑफ सरफेस बढ़ रही है तो मतलब फ्लक्स भी बढ़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फ्लक्स जब फाइंड आउट करोगे तो आप देखो कि कितना नेट चार्ज आपके इनसाइड में है, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड में है, उस बात पे हमारी फ्लक्स डिपेंड करती है। गॉसियन सरफेस के थ्रू उस बात पे हमारी फ्लक्स डिपेंड करती है, ठीक है। इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप साइज बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स में कुछ चेंज नहीं, आपका कितना नेट चार्ज इंक्लोज्ड है उस बात पे हमारी डिपेंड करती है, ठीक। मतलब फर्स्ट वाली पॉइंट आपको समझ में आ गई, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस, ये हमारी साइज ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। जब हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये हमारी एक गॉसियन सरफेस दी हुई, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सरफेस को ही हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, ठीक, रैंडम कोई सा भी हमारा शेप हो, कोन हो, सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, ठीक, कुछ भी हो, स्फेयर हो, ठीक है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, तभी हमारी गॉस लॉ वैलिड होगी, ठीक, तभी हमारी गॉस लॉ एप्लीकेबल होगी, ठीक। तो इसके थ्रू हम फ्लक्स फाइंड आउट करें क्यू, तो आपका क्यू कितना नेट चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यू है 1/ε0 टाइम्स, ये होगी। सेकेंड वाली क्यूब के थ्रू हमारे क्या फ्लक्स देखने को मिलेगी, ठीक, तो इसके थ्रू भी हमें मिलेगी Q/ε0, कितना नेट चार्ज हमका इंक्लोज है। थर्ड वाले के थ्रू भी क्या मिलेगी, Q/ε0, ठीक। फोर्थ वाले कौन के थ्रू हमें क्या फ्लक्स देखने को मिलेगी, Q/ε0। यानी कि हमारा कोई भी शेप हो उस बात पे हमारी मतलब गॉसियन सरफेस डिपेंड नहीं होकर, उससे इंडिपेंडेंट होती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है। रैंडम कोई सा भी शेप लो आप, ठीक है, क्यूब लो, क्यूबॉइड लो, कोन लो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक। और क्या है कि हमारा वो क्या होता है कि नेट चार्ज आपके कितने इंक्लोज्ड है, इस नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इस पे मतलब हमारी गॉस लॉ डिपेंड करती है, ठीक। रैंडम कोई सा भी शेप हो, ठीक,
कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज है वो मतलब देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, द क्लोज सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये जो हमारी क्लोज सरफेस है ना, ये देखिए सारे चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड, ये भी क्या है, क्लोज्ड, ये भी क्या है, क्लोज, चार्ज इंक्लोज्ड है या फिर बोले तो इनसाइड में है, ठीक। तो ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक, इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। द क्लोज सरफेस इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, ठीक। देखिए हम कब से बोल रहे हैं कि मतलब चार्ज आपका कितना इंक्लोज्ड है या फिर इनसाइड है, उस बात पे हमारी ये मतलब फ्लक्स डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ये हमारी गॉसियन सरफेस है ना, ये आपकी क्या है, गॉसियन सरफेस। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। फर्स्ट स्फेरिकल सेल क्या है, गॉसियन सरफेस। सेकंड स्फेरिकल सेल क्या है, गॉसियन सरफेस। ये सारे क्या है, गॉसियन सरफेस, क्योंकि क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आपकी जो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, यानी कि किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू आप फ्लक्स निकालोगे तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती आपकी साइज क्या है, सरफेस क्या है, शेप क्या है, इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी नेट चार्ज उसके इनसाइड में कितने हैं या फिर इंक्लोज्ड कितने हैं, ठीक है। उस पर हमारी बेसिकली फ्लक्स डिपेंड करती है। फ्लक्स थ्रू देखिए लिखा भी हुआ है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। हमारा किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू कितने नेट चार्ज इनसाइड में या फिर इंक्लोज्ड है, उस बात पे हमारी फ्लक्स डिपेंड करती है। इसके रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे भी देखेंगे। होप सो आपको ये फोर्थ पॉइंट, चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आगे हम क्या है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू गॉस लॉ। इन ए क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। देखिए क्या है कि क्लोज सरफेस केस में क्या है कि हम इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। इनकेस अगर हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है तो आप पढ़ चुके हैं पॉजिटिव चार्ज केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होते हैं। इनकेस अगर हमारी नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स अंदर की तरफ होंगे, ठीक। तो अब देखिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स, जब बाहर की तरफ तो उसके फ्लक्स भी क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे, ठीक। आउटवर्ड फ्लक्स देखने को मिलेंगे जो कि क्या होगा, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स है तो हमारे फ्लक्स भी क्या होंगे, रेडियली, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स होते हैं तो इसके मतलब फ्लक्स क्या होंगे, इनवर्ट की तरफ होंगे, ठीक। इनवर्ट फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं और जो आउटगोइंग फ्लक्स होते हैं या फिर बोले तो आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। ये था हमारा। इसके बाद ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है कि इन ए गॉसियन सरफेस अगर हमें फ्लक्स जीरो मिलती है किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू तो डज नॉट इम्प्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, ठीक। अगर हमें फ्लक्स जीरो मिलती है तो ये आप नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको जीरो देखने को मिलेगी, ठीक। बट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है तो उस केस में कहोगे आपका फ्लक्स 100% जीरो होगा, ठीक। इन ए गॉसियन सरफेस, किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू आपको अगर फ्लक्स जीरो मिल रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तब तो 100% है कि हमारी ये फ्लक्स जीरो होगा। समझते हैं ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि ये आपका मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक। अगर इसके अंदर मैं डाइपोल रख दूं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये आपकी छोटा है कुछ जैसे ना कि मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक, यूं गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाइपोल रख दिया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। ये डाइपोल है ना, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, समझ गए, प्लस माइनस डाइपोल रख दिया हूँ, ठीक। तो इस केस में क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अच्छा आप पहले फ्लक्स बताइए, इस सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, नेट चार्ज क्या मिलेगी, अलजेब्रिक सम कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मिलेगी, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बेसिकली फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, जीरो, ठीक। फ्लक्स हमको जीरो मिल गई, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या मिल गई, जीरो मिल गई। अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो बोल तो रहा है, डज नॉट इम्प्लाई, अगर फ्लक्स जीरो मिलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जरूरी नहीं है कि आपका जीरो हो, ठीक। तो अब देखिए इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट करेगी, प्रॉपर्टी पढ़े ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट करेगी। तो क्या इसके थ्रू हमें फ्लक्स तो जीरो देखने को मिला, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनी इस गॉसियन सरफेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो देखने को मिली ना, पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिल रहा है इस डाइपोल के थ्रू, ठीक। इस डाइपोल के थ्रू हमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बनेंगी, ठीक, लेकिन फ्लक्स जीरो देखने को मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे जरूरी नहीं कि जीरो हो, ठीक है, जरूरी नहीं हो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो, लेकिन फ्लक्स क्या मिला हमें, डाइपोल के थ्रू जीरो देखने को मिला, ठीक है।
लेकिन अगर इन केस दूसरी पॉइंट, ये तो प्रूफ कर दिया ना, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर फ्लक्स जीरो देखने को मिला है, उस डाइपोल के अंदर क्या था, हमारा फ्लक्स जीरो देखने को मिल रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बन रही थी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी, नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट करेगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो देखने को मिल रही थी, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर फ्लक्स जीरो मिलती है तो ये कोई मतलब डज नॉट इम्प्लाई, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो देखने को मिलेगी, ठीक। बट अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलती है तो इंप्लाइज फ्लक्स 100% आपका जीरो होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम निकालते हैं ना, तो वो इनसाइड चार्ज हो या उसके इनक्लोज गॉसियन सरफेस के इनसाइड में चार्ज हो या फिर आउटसाइड हो गॉसियन सरफेस के चार्ज, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब भी निकालते हैं तो वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, सभी का मतलब क्या होता है, मतलब सभी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सभी चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलते हैं, ठीक। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने को मिला है, ठीक, इंप्लाइज फ्लक्स 100% जीरो हो, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने को मिलेगा यानी कि हमारा कोई चार्ज तो इनसाइड में होगा ही नहीं, तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देखने को मिलेगी। तो जब कोई नेट चार्ज मतलब कोई चार्ज ही नहीं होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस, या फिर बाहर भी हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अगर वो एग्जांपल से देखेंगे, यानी कि हमें ये समझ में आती है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रही है तो उस केस में क्या है कि 100% आपको फ्लक्स जीरो देखने को मिलेगी, ठीक। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब तो समझ जाना कि मतलब कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बोले तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, या फिर बोले तो बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर और बाहर ही, मतलब इनसाइड द गॉसियन सरफेस हो या फिर आउटसाइड द गॉसियन सरफेस हो, ठीक। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है ना, तो वो आपकी इनसाइड हो या आउटसाइड हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट, मतलब इनसाइड द गॉसियन सरफेस, आउटसाइड द मतलब हर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि आपका जो इंक्लोज्ड है, जरूरी नहीं कि मतलब उसी का सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते हम, इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक। लेकिन फ्लक्स के केस में क्या है कि हमारे जितना चार्ज इनसाइड या फिर इंक्लोज होता है तो वो लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि हमारी कितना नेट चार्ज इंक्लोज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या है कि आपका आउटसाइड इनसाइड जितना भी हो, सभी चार्ज के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है, ठीक। ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सभी चार्जेस के थ्रू देखने को मिलती है, ठीक। यानी ये भी समझ में आ गया कि अगर फ्लक्स जीरो मिल रहा है तो डज नॉट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो मिले। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिला है यानी कि कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमारा इनसाइड द गॉसियन सरफेस या फिर बोले तो आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, तो उस केस में तो फ्लक्स तो 100% जीरो मिलेगी, क्योंकि हमारा चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, ठीक। तो इन्हें गॉसियन सरफेस फ्लक्स जीरो मिल है तो डज नॉट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा ये गॉसियन सरफेस है, ठीक। Q1 चार्ज बाहर है, Q2 चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, Q3। अगर ये देखिए Q1 चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है और ये क्या है इनसाइड द गॉसियन सरफेस या फिर बोले तो क्लोज सरफेस क्या है Q2 Q3 है। तो अगर मैं फ्लक्स फाइंड करूँ तो फ्लक्स आप पढ़ चुके हो कि कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है, तो फ्लक्स फाइंड आउट कर लो आप। इस गॉसियन सरफेस के थ्रू क्या फ्लक्स देखने को मिलेगा, कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है Q2 + Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना नेट चार्ज आपके इंक्लोज्ड है, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA भी लिखते हैं, ठीक। यही ना बेसिकली हमसे फ्लक्स कहती है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज आपको इंक्लोज्ड है। हम Q1 कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से भी बनेगी, Q3 की वजह से बनेगी, और जो हमारे आउटसाइड में चार्ज है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक। यानी कि अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो हम चार्ज कंसीडर करते हैं कि हमारा नेट चार्ज इनसाइड कितना है गॉसियन सरफेस के थ्रू, ठीक। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड सभी रीजन का हम कंसीडर करते हैं। यानी कि आपका जरूरी नहीं कि सिर्फ जो नेट चार्ज इंक्लोज है सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, नहीं, आपके जो आउटसाइड में चार्ज है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ऑल चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 समझ में आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ऑल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है कि मतलब सभी चार्जेस के थ्रू देखने को मिलेगा, Q1 Q2 Q3। ये नहीं कि जो नेट चार्ज हमारे इंक्लोज है सिर्फ उसके थ्रू ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिले, नहीं, आपका जो बाहर में चार्ज है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, ठीक।
अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि अगर आपको फ्लक्स जीरो, इन केस अगर आपका एमसीक्यू पूछता है इन गॉसियन सरफेस अगर फ्लक्स जीरो मिलती है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो मिलेगी, ठीक। मतलब एमसीक्यू बन सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर फ्लक्स जीरो मिलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं कि जीरो मिले, क्योंकि अगर आप किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल रख के देख लो तो आपको फ्लक्स जीरो मिलेगा, लेकिन उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखने को मिलेगी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलती है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा 100% है कि इंप्लाइज फ्लक्स जीरो मिलेगी, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोलती है हमसे, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, ठीक। ये क्या है, साइड एल दी हुई है और ये क्या है कि हमारी क्यूब है। तो अगर इसके सेंटर, क्यूब के सेंटर पे अगर मैं चार्ज क्यू रख देता हूं तो उस केस में हम प्लस क्यू का चार्ज रख दिया, ठीक। प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, इस क्यूब के सेंटर पे जिसकी साइड एल दी हुई है, ठीक है। तो कितना हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज करेगी इस क्यूब से, ये बताना है, ठीक। तो आप पढ़े हो कि हमारा क्या होता है, गॉस लॉ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस है, ठीक। और क्या है कि हमारी सिमेट्रिसिटी को फॉलो करनी चाहिए, वो भी कर रही है, ठीक। और क्या है कि हमारा कितना, हमें गॉस लॉ ये कहती है ना, कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है किसी भी क्लोज सरफेस या फिर गॉसियन सरफेस के अंदर, तो कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है क्यू, और क्या होता है वो 1/ε0 टाइम्स होती है। तो ये आपको बेसिकली देखने को मिलेगा फ्लक्स थ्रू क्यूब, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, Q/ε0, फर्स्ट ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड क्या है, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, समझ में आया होगा कि मतलब नेट चार्ज आपका कितना इंक्लोज्ड है किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है, ठीक। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, अच्छा इस क्लोज सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो आप फ्लक्स फाइंड आउट करोगे, हमसे गॉस लॉ कहता है कि कितना नेट चार्ज आपका इनसाइड है या फिर इंक्लोज्ड है, वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती है। तो आपका नेट चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, जीरो, कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है। 0/ε0 करोगे तो आपको क्या मिलेगी, यानी फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू, जीरो, ठीक। आप उसके बाहर में चार्ज रखे उससे कोई मतलब नहीं है। हम जब भी फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं कितना नेट चार्ज हमारी इनसाइड है, इंक्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस के अंदर है, ठीक है। ये नहीं देखते कि मतलब नेट चार्ज हमारे बाहर है, बाहर वाले चार्ज के थ्रू। हाँ अगर मैं पूछूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी देखते हैं तो वो आउटसाइड द रीजन हो या इनसाइड द रीजन हो, सभी मतलब आउटसाइड द रीजन भी देखने को मिलती है और इनसाइड द रीजन। लेकिन फ्लक्स के केस में क्या है कि हम सिर्फ इनसाइड की बात करते हैं, ठीक। यानी कि फ्लक्स तो आपको जीरो देखने को मिलेगी, ठीक, क्योंकि हमारी कोई नेट चार्ज इंक्लोज नहीं है क्लोज सरफेस के अंदर या फिर बोले तो गॉसियन सरफेस के अंदर, तो फ्लक्स क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्फीयर इंक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्जेस प्लस माइनस 3 × 10 की पावर माइनस 3 × 10 की पावर -6 कूलम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। अच्छा यानी कि आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। तो देखिए एक आपको स्फीयर दिया हुआ है, यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या है कि आपको एक स्फीयर दिया हुआ है ना, एक आपको स्फीयर दिया हुआ है। देखिए क्या है कि अगर आपके स्फीयर के अंदर इंक्लोज है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, यही होती है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। भाई ये हमारी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक, जिसपे चार्ज क्या है +3 × 10 की पावर -6 और -3 × 10 की पावर -6 है, ठीक। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर, इस स्फीयर के थ्रू क्या आपको फ्लक्स देखने को मिलेगी, ठीक। तो आप जानते हो कि जब भी हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारा कोई क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर मैं डाइपोल रख दूंगा तो नेट चार्ज जीरो देखने को मिलेगी। जब नेट चार्ज ही जीरो होगी तो आपको फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक, जीरो होगी, ठीक। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। समझ में आती है, मतलब अगर डाइपोल रखते हो तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव नेट चार्ज तो जीरो ना मिलेगी इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो आपको क्या देखने को मिली, फ्लक्स जीरो मिलेगी, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, कि हमसे क्या बोले क्वेश्चन, ए चार्ज क्यूब इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। अच्छा मतलब कोई क्यूब है उसके सेंटर में आपका चार्ज लोकेटेड है, ठीक है, तो थ्रू
फ्लक्स थ्रू एनी फेसिस। अच्छा देखिए क्या कहने का मतलब है कि आपको एक क्यूब दी हुई है, ठीक है, उस केस में आपका चार्ज सेंटर पे है, ठीक, तो आपको थ्रू अगर मैं पूछूं मतलब थ्रू आउट द क्यूब हमें क्या फ्लक्स देखने को मिलेगी, तो वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन स्पेसिफिक अगर किसी एक फेस के थ्रू अगर मैं पूछूं तो क्या होगी, हमारे क्यूब के 6 फेस होते हैं तो आपको किसी एक फेस के थ्रू क्या मिलेगी आपको, तो 6 फेस है तो 1/6/एप्सिलॉन नॉट मिलेगी ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करिए हटा, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको चार्ज क्यू दिया है लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब में आपका चार्ज लोकेटेड है। तो अगर मैं फ्लक्स थ्रू आउट द क्यूब में पूछूं तो आप क्या बोलोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, हमारी चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि अगर आपका चार्ज क्यू लोकेटेड है और आप बताओ किसी स्पेसिफिक किसी एक फेस के थ्रू, देखिए यही पूछ रहा है थ्रू एनी फेसेस, तो आपके क्यूब के क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं, है ना, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 आप काउंट जानते ही होंगे कि क्यूब के 6 फेस होते हैं। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक एक फेस के थ्रू पूछूं तो आप क्या बताओगे, 1/6 हो जाएगी क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारे 6 फेस होते हैं तो क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इंक्लोज्ड कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो क्या हो जाएगी 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, देखिए क्यू बाई ऑप्शन नहीं है क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन 1/6 बाई, अच्छा 4 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2 पाई क्यू बाई 12, ये आपका ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/6, क्योंकि आपके 6 फेस है तो क्या होगा, 6 फेस के थ्रू हमारे शेड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट थ्रू एनी फेसेस, किसी भी फेस के थ्रू आप निकालोगे तो फ्लक्स क्या देखने को मिलेगा, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेस ऑफ द क्यूब। अच्छा ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्या बोल रहा है कि अगर चार्ज क्यू आपका कॉर्नर ऑफ क्यूब कहने का मतलब यहाँ कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे क्यूब के आपके एक चार्ज क्यू लोकेटेड है, ठीक है, उस केस में क्या बताना है आपको, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेस ऑफ द क्यूब। अच्छा 6 फेस ऑफ के क्यूब के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मतलब समझना पड़ेगा हमें, समझने के लिए कुछ है ही नहीं क्या यार, रुक जाइए। चलिए देखिए क्या है कि आपका ये क्यूब है, ठीक, और आप क्या कर दिए कि आपको प्लस क्यू कॉर्नर पे आपको एक चार्ज रखा है, ठीक है, ये क्या आपकी चार्ज है जो ब्लैक से मैंने, ये क्या आपका चार्ज क्यू प्लस क्यू यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक, आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे लोकेट कर सकते हो चार्ज क्यू को, ठीक। तो देखिए गॉस लॉ इस पे वैलिड ही ना होगी, क्योंकि हमारा क्लोज सरफेस होनी चाहिए, चारों तरफ से यानी सिमेट्रिसिटी को फॉलो करनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तभी तो हमारी गॉस लॉ लगेगी। तो इस चार्ज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोज करेंगे तभी तो गॉस लॉ लगाएंगे। ये जो प्लस क्यू है इसे तो मैं इंक्लोज करूंगा ना, तभी तो गॉस लॉ हमारी वैलिड होगी, लगेगी, एप्लीकेबल होगी इस गॉसियन सरफेस के लिए, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को मैं इंक्लोज करूंगा, तो इंक्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक क्यूब इधर से लगाऊंगा, एक क्यूब इधर से, एक क्यूब इधर से, ठीक, नीचे हमारे 4 क्यूब हो गए, है ना, एक क्यूब यूं, एक क्यूब इधर से, एक क्यूब इधर साइड से, यानी नीचे आपको 4 क्यूब मिलेंगे। वैसे ही मैं 4 क्यूब ऊपर लगाऊंगा, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, तब आप देखिए हमारी चार्ज ये क्यू जो है यानी 8 क्यूब से क्या है, शेड है ना, 8 क्यूब से शेड है, नीचे तो 3 हो गए, अब प्लस ये 4, ये यूं और एक आपको यूं क्यूब मिलेगा, और वैसे ही आपको ऊपर भी क्यूब देखने को मिलेगा, यानी चार्ज क्यूब क्या है, 8 क्यूब से आपकी शेड है। तो जब 8 क्यूब से शेड, तो ये जो हमारी चार्ज यानी ये प्लस क्यू जो हो वो क्या है, 8 क्यूब से शेड है, नीचे भी 4 क्यूब हो जाएंगे इसके साइड में, यूं और वैसे ऊपर भी हो जाएंगे, यानी जो हमारी प्लस क्यूब तब तो हमारी इंक्लोज हो जाएगी, ठीक, चारों तरफ से इंक्लोज हो जाएगी, पैक्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि यह हमारी 8 क्यूब से शेड है, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन, अरे सॉरी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्यू बाई 8/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्या है 8 क्यूब से शेड है, और हमसे पूछा भी है 6 फेस ऑफ द क्यूब, 6 फेज के थ्रू। अब बताओ क्यूब मतलब क्या फ्लक्स देखने को मिलेंगे, तो देखिए समझ में आ गया होगा, मतलब नीचे भी 4 देखने को मिलेंगे और वैसे यूं
जैसे एक हमारा ये रहा, ठीक है, और इसके साइड में इधर, एक साइड इधर, एक साइड इधर, एक फिर ऊपर, एक इधर, फिर एक इधर, तब ये क्या है, चार्ज क्यों हमारी इंक्लोज। आप देखोगे तो क्या मिलेगी कि 8 क्यूब से हमारी शेड है, तो क्या हो जाएगी 6 फेस ऑफ द क्यूब पूछा है, यानी स्पेसिफिक एक फेस एक क्यूब से पूछा है, तो क्या हो कि हमारी 8 क्यूब देखने को मिलेंगे, तो क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो बेसिकली आपका एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे बेस तो हमारे डेरिवेशन देखने को मिलते हैं, ठीक, जो मतलब एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट डेरिवेशन, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। ये जो है ना आपकी, ये इनफाइनाइटली एक मतलब लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर, ये यूं लंबी सी है, ठीक, इनफाइनाइट तक गई है। ये क्या है आपकी लॉन्ग यूनिफॉर्मली, जिसपे से क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस रॉड पे, ठीक है, जो कि क्या है लीनियर है, ठीक, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक, जिसपे क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक, गॉस लॉ की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक, थ्रू चार्ज वायर। इस चार्ज वायर्स के थ्रू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिली, तो गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे ये क्या है आपकी लीनियर चार्ज वायर है, तो इसके थ्रू हमें जो गॉसियन सरफेस मिलती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल, ठीक, इस लीनियर चार्ज, ये हमारी लीनियर चार्ज है, तो इसके थ्रू गॉसियन सरफेस जो होती है वो हमारी सिलेंड्रिकल मिलती है, ठीक, सिलेंड्रिकल, ठीक। तो देखिए इसके थ्रू आपको सिलेंड्रिकल मिलती है, आपको फ्लक्स फाइंड आउट करनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस लीनियर चार्ज के थ्रू, तो हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस फर्स्ट वाले सरफेस के थ्रू, और ये आपकी सेकेंड सरफेस मान लो, ये थर्ड सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस ये हो गया, सेकेंड सरफेस ये हो गया, थर्ड सरफेस हमारी कर्व्ड वाली सरफेस, यूं, ये थर्ड सरफेस क्या है, कर्व्ड वाली, ये कर्व्ड, और ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस। तो अब बेसिकली हम फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। ऐसे इधर भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, ठीक। तो उस केस में क्या है कि अगर मैं इस सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, तो एरिया वेक्टर क्या मिलेगी, परपेंडिकुलरली मिलेगी, परपेंडिकुलर ही मिलेगी ना। ये इस सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर क्या होगी, नॉर्मल। अब कर्व्ड सरफेस पे आते हैं, फर्स्ट सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर यूं मिलेगी, ठीक, और सेकेंड सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर भी क्या मिलेगी, परपेंडिकुलरली मिलेगी। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस पे, हमारी दो सरफेस हो गई, अब कर्व्ड सरफेस पे आते हैं। कर्व्ड सरफेस यानी कि इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस की बात करो तो अब कहीं भी देखोगे तो एरिया वेक्टर क्या मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, है ना। ये पूरी कर्व्ड है, ये पूरी आपकी क्या है, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये हमारी पूरी क्या है, कर्व्ड सरफेस है। तो एरिया वेक्टर की बात हुई, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे नॉर्मल होगा, है ना, नॉर्मली होगा ना कर्व्ड सरफेस, हर एक पॉइंट पे कर्व्ड सरफेस के नॉर्मल होगा। तो आपको ये कर्व्ड सरफेस है, तो एरिया वेक्टर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मिलेगी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी क्या होगी हमारी, इसी की डायरेक्शन में होगी, डीए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है ना, किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो एरिया वेक्टर नॉर्मली मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अब हम इजीली फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी हमें, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस, हमारी लीनियर चार्ज के थ्रू जो गॉसियन सरफेस बनती है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक। अब इस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट कर ले, तो φ1 ये फर्स्ट वाली सरफेस, सेकेंड वाली सरफेस, थर्ड वाली सरफेस, ठीक। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी आपको, फर्स्ट वाली फ्लक्स क्या होता है हमारा, इन ई डॉट ए कॉस थीटा, वो तो गॉस लॉ होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ गॉस लॉ लगा दो आप, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, तो थीटा हमारी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर होती है, तो एंगल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगी cos 90, प्लस का क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड सरफेस की बात करते हैं, तो क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड टू एरिया वेक्टर कॉस, इन दोनों के बीच की एंगल क्या है 90, cos 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। अब हमारा बचा लास्ट वाला जो कि क्या है कर्व्ड सरफेस के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगी ई डॉट डी ए, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है 0, थीटा क्या है 0, तो कॉस क्या हो जाएगी आपकी 0 डिग्री।
अब हम फ्लक्स इजीली फाइंड आउट कर लेंगे सिलेंडर के थ्रू। क्या मिलेगी फ्लक्स, ई डॉट डी ए कॉस 90 क्या होती है 0, कॉस 90 0, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस 0 मिली, सेकंड थर्ड वाली सरफेस के थ्रू कर्ड सरफेस के थ्रू क्या मिलेगी, ई डॉट डी ए कॉस 01 होती है, तो ये क्या मिलेगा आपको ई डॉट डी ए, सिर्फ कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखने को मिलेगी क्योंकि ये cos 90 0 ये भी कैंसिल हो जाएगी cos 90 0 और ये cos 0 1 होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट होगी कर्व सरफेस, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं इस पॉइंट हर एक पॉइंट पे क्या होगी आपकी, मतलब रेडियस तो सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही ना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगी, चाहे इस तरफ की बात करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, सेम मिलेगी हर एक पॉइंट पे। जैसे मैं इस पॉइंट की बात किया हूँ तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम मिलेगी, इस पॉइंट पे भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हर एक जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर कर दिया। फिर क्या हो गया, एरिया वेक्टर बची है। ठीक, तो अब देखिए सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं कि कर्व सरफेस के थ्रू ही फ्लक्स तो देखने को मिली, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे सिलेंडर के लिए 2πr/h होती है। ठीक, तो 2πr/h की जगह क्या लेंगे हम, सिलेंडर की हाइट l। ठीक, तो क्या मिल जाएगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो एज इट इज, और ये आप ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, एरिया बचेगा, एरिया क्या हो जाएगा आपका 2πrl। ये आपको बाय कैलकुलेशन देखने को मिला फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या देखने को मिली, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर बाय कैलकुलेशन हमें देखने को मिला E2πrl। ठीक, अब हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है, मैनेज करना होगा भाई, ये एरिया वेक्टर थी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं हमारी क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस जो हमारी सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है तो इसके अंदर कितना चार्ज, इस कर्व सरफेस की बात हो रही, तो मतलब इस सिलेंड्रिकल के अंदर हमारी सिमेट्रिक के अंदर मतलब कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू इनसाइड कितना है इस सिलेंडर के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, वो फाइंड आउट करूंगा। तो एक टर्म आती है हमारी जो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं लैम्डा, जो होती है चार्ज इंक्लोज्ड बाय एल। ठीक है, लीनियर चार्ज, जब भी लीनियर चार्ज की बात होती है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है लैम्डा से, जिसको हम डिनोट करते हैं, ये बताता है हमारा चार्ज इंक्लोज्ड बाय एल लेंथ पे हमारी कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो होती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमारी तो क्या है, मतलब कि एल लेंथ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि आपकी एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और जिसकी लेंथ क्या है एल। ठीक, तो आप यहाँ से क्यू निकाल लो, तो क्यू क्या मिलेगी लैम्डा एल। ठीक, क्यू क्या मिलेगी आपको लैम्डा एल, है ना, क्यू क्या मिलेगी लैम्डा एल। तो आपका क्यू कितना इनसाइड में है, तो क्यू इनसाइड आप निकाल लोगे लैम्डा एल है। ठीक, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें मिली कि इस एल लेंथ के रॉड में ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने फाइंड आउट कर ली, जो कि क्या होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यानी एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू मुझे इनसाइड पता चल जाएगी, इस एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो लैम्डा एल। ठीक, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मिली है। ठीक, जगह नहीं है, मैनेज करना होगा, तो देखिए लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट मिली ना, तो अब मैं क्या कर दूंगा, जो मैं बाई कैलकुलेशन मैंने फ्लक्स फाइंड आउट किए ना, बाई कैलकुलेशन मुझे क्या मिली थी, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर E2πrl यही मिली थी। ठीक है, और आपको क्या है बाई गॉस लॉ क्या देखने को मिली, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को आप इक्वल कर दिए, एल से एल कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपको मिलेगी लैम्डा बाई 2πrl एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगी ना, लैम्डा एल से एल कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिलेगी लैम्डा बाई 2πrl एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब डायग्राम हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक,
क्या मिली हमें, लेमडा बाई, यहीं लिख देते हैं, सब काम खत्म। देखिए बाई कैलकुलेशन मुझे क्या देखने को मिली थी, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर ई 2 पाई आर एल इक्वल टू, बाई गॉस लॉ क्या देखने को मिली, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल आर, ये मिलेगी ना, यही मिलेगी ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, एल से एल कैंसिल, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट तो है 2 पाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या मिलेगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, यहाँ तक भी आप करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मतलब सही है, डेरिवेशन यहाँ तक भी आप करते हो तब भी सही है। इनकेस आपको मतलब आगे भी देखने को मिले एक और वैल्यू मिलती है, अगर आप पता है 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में करोगे तो क्या मिलेगी आपको 2 लेमडा, अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है आपकी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप पढ़े होंगे, जो कि क्या होती है हमारी, के बताती है के, अरे सॉरी ऊपर लिखूंगा ना 2 के लेमडा, हाँ के हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट मैंने के लिख दिया, के इक्वल टू क्या होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगी आर। ठीक, तो क्या वैल्यू देखने को मिलेगी 2 के लेमडा बाई आर। ठीक है, देख लेते हैं हम, वैल्यू सही है ना यार, 2 के लेमडा बाई आर, टू के लेमडा बाई आर मिली है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे चार्ज कूलम्स लॉ मैंने जो मतलब कैलकुलेट करके किया था, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक, 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट मैं के लिख आती है बात, 2 के लेमडा बाई आर, ये हमें फाइनल रिजल्ट में आ गया होगा। ठीक, तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है हमें 2 के लेमडा बाई आर। ठीक है, ये भी है हमारा, ये फाइनल रिजल्ट मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है 2 के लेमडा बाई आर, यानी कि मैंने फाइंड आउट कर लिया कि किसी भी लीनियर चार्ज के थ्रू, ठीक है, हमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री देखने को मिलती है, उस केस में बाई गॉस लॉ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए। ठीक, ये डेरिवेशन आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम सेकेंड डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। देखिए हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम शीट। ठीक, कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे हमें क्या बताना है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक, ये क्या आपको एक प्लेन शीट दी हुई जो कि क्या इनफाइनाइट है, यूं प्लेन शीट, ये क्या है हमारी प्लेन शीट है। ठीक, जिसपे क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस प्लेन शीट के थ्रू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी कुछ डिस्टेंस पे, ये हमें फाइंड आउट करना है बाई गॉस लॉ। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले हम गॉस लॉ के देखते हैं, हम क्या हमारा गॉस लॉ ही कहता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर देखेंगे। ठीक, तो क्या है फर्स्ट सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, फर्स्ट जैसे कि ये हमारी ये है, इसकी भी जो हमें प्लेन शीट के थ्रू भी जो हमें सिमेट्रिसिटी देखने को मिलती है, गॉसियन सरफेस देखने को मिलती है, वो भी क्या होती है सिलेंड्रिकल होती है। लीनियर चार्ज के केस में भी हमने देखा कि हमारी गॉसियन सरफेस क्या होती है सिलेंड्रिकल, प्लेन शीट के थ्रू भी हमारी क्या होती है सिलेंड्रिकल होती है गॉसियन सरफेस, तो इसके थ्रू भी क्या है देखने को मिला है सिलेंड्रिकल। ठीक, यूं है आपकी, ठीक यूं है ऐसे रखा हुआ, ये है आपकी प्लेन शीट है। ठीक, तो ये है फर्स्ट सरफेस, ये है सेकंड सरफेस, ये थर्ड वाली क्या है कर्व सरफेस। ठीक, समझ में आती है, तो ये क्या है फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस यूं रखा हुआ है। ठीक, ये आपकी कर्व सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। अब हम फ्लक्स निकालते हैं। ठीक, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइनली फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो फर्स्ट सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगी आपकी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो देखिए
इस सरफेस की बात हो रही है फर्स्ट सरफेस के थ्रू, तो फर्स्ट सरफेस के थ्रू आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ होंगी, क्योंकि ये क्या है, प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। और जो हमारे एरिया वेक्टर भी होंगे वो क्या होंगे, इस सरफेस के थ्रू नॉर्मली होंगी, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो क्या होगा, इस सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर भी क्या देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर, या फिर बोले तो नॉर्मल। तो कॉस क्या हो जाएगी, दोनों क्या होंगे, थीटा जीरो देखने को मिलेगी, कॉस क्या हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि एंगल थीटा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या देखेंगे, थीटा 0 मिलेगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूं निकलेगी आपकी इस प्लेन शीट के थ्रू, और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होगी। सेकंड सरफेस के थ्रू बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब इस सरफेस पे आते हैं, इस सरफेस पे हमारी एरिया वेक्टर नॉर्मल होगी, ठीक, एरिया वेक्टर क्या होगी, नॉर्मल। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्या, प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड यूं निकल रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारी एरिया वेक्टर है। तो सेकंड सरफेस के थ्रू भी क्या मिलेगी हमें, सेकंड सरफेस के थ्रू भी हमें फ्लक्स क्या देखने को मिलेगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल देखने को मिलेगी, 0 डिग्री, ठीक। अब थर्ड सरफेस की बात करते हैं। थर्ड सरफेस क्या है हमारी, कर्व्ड सरफेस, ठीक, कर्व्ड सरफेस की बात, ये देखिए, ये हमारी प्लेन शीट है, यूं ये कट करते हुए जा रही है आपकी, ठीक। ये सिलेंड्रिकल, ये हमारी गॉसियन सरफेस मिली प्लेन शीट के थ्रू। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया मैंने, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। अब बचा हमारी कर्व्स वाली सरफेस, ये हमारी कर्व्ड वाली सरफेस अब बची है, ठीक। तो अब इसके थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगी, हमारी एरिया वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, तो पता है भाई, कॉमन सी बात है, एरिया वेक्टर क्या होगी, कर्व सरफेस के थ्रू हर एक पॉइंट पे क्या होगी, नॉर्मली होगी, कर्व है ना, ये पूरी क्या है, कर्व्ड है, तो हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या मिलेगी, नॉर्मल है, जैसे लीनियर चार्ज में मैंने दिखा था, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या मिलेगी, नॉर्मल, ठीक। और आपका ये क्या है, इनफाइनाइट, ये तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में होगी या तो फिर इस डायरेक्शन में होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या देखने को मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होगी 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। एरिया वेक्टर आपका यूं है, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या तो रेडियली इस तरफ होगी या तो मतलब दोनों तरफ होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी निकल लेगी, यूं भी निकल लेगी, रेडियली आउटवर्ड्स होंगे हर तरफ, ठीक, ऊपर तो नहीं जाएंगे ना। और एरिया वेक्टर तो आपकी यूं रहेगी, ठीक, यानी परपेंडिकुलर ऐसे है, यूं एरिया वेक्टर है, यूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर बोले तो यूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में cos 90 डिग्री। तो आप इजिली फ्लक्स फाइंड आउट कर लोगे थ्रू सिलेंडर, क्या मिलेगा आपको, cos 0 क्या हो जाएगी आपकी 0,1, ठीक। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए प्लस का क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, cos 90 क्या होती है 0, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू क्या मिली, फ्लक्स 0, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है 0 है, अरे सॉरी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो cos 90 0, एंड देन हमारी फ्लक्स क्या हो जाएगी 0, ठीक। अब हमें सिर्फ फ्लक्स मिली है तो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के थ्रू अब हम निकालेंगे, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी हमें, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, और ये क्या होगी आपकी डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, हाँ ठीक, क्लोज्ड इंटीग्रल, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कांस्टेंट, बाहर कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी हमारी सेम ही मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भी सेम मिलेगी, यूं भी सेम मिलेगी, ठीक। फिर क्या देखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एरिया क्या है, एरिया क्या होगी हमें इस बार तो मिली है इस सरफेस के थ्रू, यानी ये क्या हमारी स्फीरिकल है ना, इस वाली ऊपर सरफेस के थ्रू मिली है, कर्व्ड सरफेस के थ्रू नहीं मिली है। तो एरिया क्या होती है हमारी स्फीयर की, तो होती है 4πr², तो ये क्या हो जाएगी आपकी, एक्चुअली अभी रुक जाइए, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, आपको क्या मिलेगा, ये इसके थ्रू भी क्या मिलेगा, ये मिल ए प्लस ये क्या हो जाएगा 2EA हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस ये क्या हो जाएगी 2EA, ये डिफरेंशिएशन, ये क्या इंटीग्रेशन, कैंसिल आउट, तो ये प्लस ये 2EA मिल गया, ठीक। ये बाय कैलकुलेशन मैंने फाइंड आउट की थी। तो देखिए अब क्या है कि 2EA मिल गया, ठीक, एरिया EA प्लस EA, तो एरिया क्या होगी आपकी 2E 4πr², अच्छा अभी नहीं लिखते हैं 2EA, ठीक है, बाई कैलकुलेशन मुझे क्या मिलती है फ्लक्स 2EA मिली, ठीक। अब मैं फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा, अब हम देखेंगे क्या, अब हमारी आती है चार्ज डेंसिटी वाली कॉन्सेप्ट। तो देखिए जब भी हमारी क्या है शीट के थ्रू जब हम निकालते हैं तो वो क्या होती है
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि किसी सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है डिवाइडेड बाय एरिया, यही होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो क्या होती है क्यू बाई ए। तो यहाँ से आप क्यू निकाल लोगे, यानी इस प्लेन शीट में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम फाइंड करते हैं फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या फ्लक्स देखने को मिलेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेन शीट के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा है, यानी क्या हो जाएगी ये सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो मैंने बाई कैलकुलेशन क्या फाइंड आउट किया था, मैंने 2EA आपको मिला था, ठीक, और बाई गॉस लॉ क्या मिली, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों की इक्वल कर दो आप, तो आपको क्या मिला था, 2EA मिला था, ये नहीं मिला था। बाई कैलकुलेशन फ्लक्स क्या मिला था, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर 2EA। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या मिली है फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल आउट होगा, एरिया से एरिया कैंसिल, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या मिलेगी आपको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमें इस प्लेन शीट के थ्रू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी बाई गॉस लॉ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ठीक है, होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी क्या था कि हमारा प्लेन शीट था, इसके थ्रू क्या होती है, हमारी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनती है। अब जब सिलेंड्रिकल बनती है तो मुझे फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा एंड देन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालूंगा, तो इस सरफेस के थ्रू और कर्व सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली। तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर बाय कैलकुलेशन 2A मिला। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मुझे फ्लक्स क्या देखने को मिली, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को मैंने एक्यूरेट कर दिया, इक्वल कर दिया, तो मुझे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई इस प्लेन शीट के थ्रू, ठीक, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज। फाइनली मुझे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये क्या आपकी इनफाइनाइट प्लेन शीट के थ्रू आपको क्या मिल गई, चार्ज एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, ठीक। चलिए हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। आपको क्या है, स्फेरिकल सेल दी हुई है, क्या है, चार्ज है, देखिए इस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि क्या है, हमारे चार्ज रिसाइड्स करते हैं सरफेस पे। तो ये क्या है, स्फेरिकल सेल है, दो स्फेरिकल सेल देखने को मिले, एक तो ये फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, और ये क्या है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है चार्ज स्फेरिकल सेल के थ्रू। तो क्या है बेसिकली हम देखेंगे इस सरफेस, तो अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, हर एक पॉइंट पे क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होंगे ना, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होंगे, और एरिया वेक्टर भी क्या होगी, नॉर्मली होगी, हर एक पॉइंट पे क्या होगी, नॉर्मल। तो इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले फ्लक्स फाइंड आउट करूंगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो थीटा जीरो। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूं है, एरिया वेक्टर भी यूं है, तो कॉस क्या हो जाएगी, थीटा जीरो। तो आपको क्या मिलेगी बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी कांस्टेंट होंगी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होगी, सेम मिलेगी, ठीक। और ये क्या हो जाएगी, डी ए कॉस 0 1 होती है आपकी, ठीक। इसका आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या, ई ए, एरिया क्या होगी इस स्फीयर की, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो होता है हमारा फ्लक्स क्या होती है, गॉस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक, कॉस थीटा। और ये क्या होती है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसको इक्वल कर दो आप, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहाँ से बेसिकली क्या पता चल जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लोगे आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, क्यू बाई ये सारा टर्म डिनोमिनेटर में जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है आपकी, तो के इज इक्वल टू क्या होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। के इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी, डायरेक्टली के हो जाएगी, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर मिलेगी आपको। ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल के थ्रू, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हम मुझे फाइंड आउट करना था ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल के थ्रू। तो हमारी गॉस लॉ क्या कहती है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक, इक्वल टू क्या होती है
कितना चार्ज हमारा इनसाइड में है वो क्या होती है 1/ε0 टाइम्स होती। तो हमें इस स्फीयर के थ्रू बेसिकली क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी मुझे। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होंगी और रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, और एरिया वेक्टर भी क्या होंगे उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो ई डॉट ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी किया मैंने, ठीक, इक्वल टू इसको क्या कर दिया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा ई ए मिलेगा आपको। ई ए के जहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, इस स्फीयर का एरिया क्या है 4πr², तो ये क्या हो जाएगी 4πr² इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या होगा आपको ये सारी टर्म जो है बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैं 4πr² को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगी 1/4πε0r²। ये क्या हो जाएगी मेरी 1/4πε0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगी k, तो बेसिकली आपको मिलेगा KQ/r²। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फाइंड आउट कर लिया इसके थ्रू, मतलब आउटसाइड द स्फेरिकल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली मुझे KQ/r², क्योंकि इसकी रेडियस क्या है r²। लेकिन दिखा दे ना, तो अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि मेरा चार्ज क्यों यूं है, इनसाइड है, ये चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड में है, तब नहीं लग रहा है कि हर एक पॉइंट पे हमें KQ/r² मिलेगा, KQ/r² मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारी चार्ज जो होती है ना बेसिकली हमारी रिसाइड्स करती है सरफेस पे, सिर्फ आपको सरफेस पे चार्ज देखने को मिलेगा, इनसाइड नहीं देखने को मिलेगी, उस हॉलो स्फीयर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी चार्ज। आप पढ़ोगे ना अभी सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टॉपिक आएगा, वहाँ पे आप पढ़ेंगे अच्छे से, एप्लीकेशन देखने को मिलेगा थंडर स्टॉर्म वगैरह। उसमें अब देखोगे कि हमारे चार्जेस जो होते हैं वो आपके रिसाइड्स करते हैं सरफेस पे, कंडक्टर के अंदर नहीं है, ठीक। जैसे ये होलो स्फीयर तो इसके अंदर चार्ज रिसाइड्स नहीं करेंगे, इसके सरफेस पे चार्ज होंगे, ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि चार्ज यूं है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूं मिले, लेकिन उसके सरफेस पे चार्ज रिसाइड्स करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगी KQ/r²। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या देखने, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई आउटसाइड द स्फीयर, क्या मिली इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे KQ/r²। अब मैं अगर फाइंड करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, हमारे ये जो चार्ज स्फीयर है ना, देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे क्या है सरफेस पे चार्ज रिसाइड्स कर रहे हैं, ठीक। तो इसके थ्रू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर के थ्रू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपको KQ/r² होती है, तो KQ/r, रेडियस क्या है r², तो ये मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। किसके थ्रू, चार्ज स्फीयर के थ्रू, ठीक। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल की, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर, क्या मिलेगा इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि ये हॉलो है ना, पूरा हॉलो है, जो चार्ज है ना इसके रिसाइड्स कर रहे होंगे सरफेस पे, ठीक। इनसाइड द मतलब हॉलो कंडक्टर हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलती है, क्योंकि कोई चार्ज रिसाइड्स ही नहीं करता है ना, हमारे सरफेस पे ही सारे चार्ज रह जाते हैं, अंदर नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारा चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी 0। यानी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल क्या मिलेगी, इस पॉइंट पे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे KQ/r², ठीक। और हमें इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो हमारी चार्ज है, ठीक, इनसाइड नहीं, हमारी जो ये फर्स्ट वाली जो चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी KQ/r², ठीक। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इस हॉलो, ये जो हमारी हॉलो कंडक्टर है बेसिकली, इसके इनसाइड में हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 0, क्योंकि कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारी चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर हमारी फिनिश हो गई, जो कि क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है चार्जेस की, हमारी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस, ठीक, और अट्रैक्शन रिपल्सन देखा, ठीक। फिर उसके बाद देखा हमने कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, F = KQ1 Q2/r²। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, कि हर एक चार्ज क्रिएट्स करती है फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन कूलम्बियन फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी भी कुछ r डिस्टेंस पे हमारी किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिली, तो वो होती है KQ/r²। फिर उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल
डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर उसके बाद मैंने डेरिवेशन दिखाया कि डेरिवेशन क्या होती है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फाइंड करनी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर एक्सियल पोजीशन पे, ठीक। उसके बाद देखा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, ठीक, फाई इक्वल टू ए डॉट ए कॉस थीटा, ठीक। फिर उसके बाद देखा हमने लास्ट टॉपिक जो बेसिकली क्या होती है हमारी गॉस लॉ। फिर उसके बाद क्या देखा हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके बाद हम सब एमसीक्यू करेंगे और जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू, तो मैं मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं वन शॉट में सारा करा दूंगा। और जो डेरिवेशन है उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसपे क्या है बेसिकली फर्स्ट चैप्टर पे जो हमारी डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जामिनेशन में हमारी पूछते भी हैं, तो मैं डेरिवेशन सारा करा दूंगा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। और मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जिसपे एमसीक्यू और सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसको मेरा ये वन शॉट आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। और ऐसे हम बनाते रहेंगे, सेकंड चैप्टर पे भी लेकर आएंगे जो कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है।